Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट PYQs के बारे में। इससे पहले हमने 16 पार्ट करा लिया है और ये हमारा 17 पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियोस को, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम वही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इससे साथ ही साथ हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, उसको देखने से पहले अगर बात करें तो आप अगर ने नेट स्टडी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा नेट स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्ट आप टाइप करें और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या देते हैं, जो डेली एनालिसिस PYQs होते हैं उसको देते हैं, PDF वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, और डेली जो होते हैं वो मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पे हम देते हैं। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक बेहतरीन प्रिपेयर करने का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होती है उसको बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को सॉल्व करें, फिर उसी बेसिस पे आप अपने टॉपिक को पढ़ें। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय। जो हमारा SDG है फ्रेंड्स, हमसे इसमें पूछा गया है कि जो SDG है वो उसका एक डेडलाइन रख दी गई है, उसका एक टाइम बाउंड रख दिया गया है, वो कब तक है, हमसे ये पूछा गया। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2030 तक इसकी डेडलाइन रख दी गई है। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि आप बताइए जो SDG है वो कब से शुरू हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, और उसका मतलब डेडलाइन कब रखी गई, इसका एंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट कब हुआ था। फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बताते हैं, 2016 में यह स्टार्ट हुआ था, SDG स्टार्ट हुआ था, और इसका एंड पॉइंट कब है, 2023 तक इसकी डेडलाइन रख दी गई, 2030 तक, सॉरी, इसकी डेडलाइन रख दी गई। फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और हम यहाँ पे इसको आपसे पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो ये बनाए गए थे 2016 में, ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कहा गया कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये टोटल कितने हैं 17 टोटल गोल्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट गोल है फ्रेंड्स वो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये जो शुरू के जो है 6 जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछा गया था एक बार कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 10वां गोल्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स क्या था, रिड्यूस इनइक्वालिटी। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2 इसमें और एक याद कर लें, कौन सा, एक 13वां गोल क्लाइमेट एक्शन, और 14वां गोल जो है लाइफ बिलो वाटर। ये जो सारे गोल्स हैं 17, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि फिर यहां पे क्या दिया गया है, डॉट डॉट करके, यानी खाली जगह दे दी गई है। फिर कहा गया कि ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये जो ऑप्शन हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया कि उसको कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो होता है एक नाम से जाना जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के, वो कौन सा इसमें। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। CPU को जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए CPU होता क्या है इसके बारे में फ्रेंड्स बात करें। कहा गया कि जो CPU है
वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हर कंप्यूटर का, जितनी भी कंप्यूटर होते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और सीपीयू जो होता है सेंस करता है, सिंगल सिग्नल को सेंड करता है कहां पे, किस लिए, कंट्रोल करने के लिए जो अदर पार्ट्स हैं होते हैं कंप्यूटर के। और ये किस तरीके का होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे इंसान होते हैं, हमारी बॉडी है, मान लीजिए हमारी बॉडी है, वो उसका ब्रेन, बॉडी में जो ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू का काम होता है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। आई होप ये सीपीयू क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। और अगर रैम की बात करें फ्रेंड्स, रैम से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कहा गया फ्रेंड्स, ये रीजनिंग से सवाल पूछा गया है कि हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, यानी 2, 9 और 28, 65 ये किस तरीके से आया है और यहां पे कौन सा नंबर आएगा फ्रेंड। तो हमें यह बताना है कि हमें पे एक लॉजिक लगाना होगा, फिर उस लॉजिक के बेसिस पे ये नंबर हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले अगर 2 को देखें फ्रेंड्स, 2 कैसे आया, इसमें कुछ बेसिक जो चीजें हैं फ्रेंड्स आप याद रख लें कि या तो स्क्वायर किया जाएगा नंबर का, या तो फिर उसका जो होगा क्यूब किया जाएगा, या फिर आपस में कुछ ऐड किया जाएगा, या फिर डिवाइड कर दिया जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, या फिर माइनस कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यही 4-5 चीजें हैं फ्रेंड्स। और इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सबसे पहले 2 रखा गया। 2 किस वजह से आया, अगर फ्रेंड्स 1 का क्यूब देखें, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। फिर 9 कैसे आया, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। यानी 2 कैसे आया, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 कर दिया गया तो बराबर कितना आया, 2 आ गया। वैसे ही 2 का क्यूब 8 आया प्लस 1 कर दिया गया, 9 आ गया। अब इसी बेसिस पे हम आगे फाइंड करते जाएंगे। तो 3 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और प्लस 1 कर दिया गया तो 28 आ गया। वैसे ही 65 जो कैसे आया, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और प्लस 1 कर देंगे तो इसमें हमें 65 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा यहां पे फ्रेंड्स, 1 का क्यूब किया गया, 2 का क्यूब किया गया, 2 का क्यूब किया गया, फिर 3 का क्यूब किया गया, फिर 4 का क्यूब किया गया। अब हम 5 का जब क्यूब करेंगे फ्रेंड्स, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 126 मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा क्या होगा, ऑप्शन सी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक क्यूब बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर 1 का क्यूब किया गया प्लस 1 ऐड कर दिया गया, 2 का क्यूब किया गया प्लस 1 ऐड कर दिया गया, यानी सब में A1 जो को ऐड करते हुए जाते हैं तो हमें 125 का क्यूब करेंगे 125 मिल जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमें 126 मिल जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पे अच्छे से यहां एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हैं कि 2 का क्यूब किया गया, 3 का क्यूब किया गया, 4 का क्यूब किया गया। वैसे ही 5 का क्यूब जब करेंगे तो 125 मिल जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमें 126 मिल जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि ये टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। कहा गया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, एक जो अच्छा टीचर होता है उसमें उसकी क्या खासियत होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्या जो सब्जेक्ट मैटर है उसका नॉलेज होना, यानी उसकी जो सब्जेक्ट है उसका गहराई से नॉलेज होना, क्या ये गुड टीचर की एक क्वालिटी है, या फिर
गुड कम्युनिकेशन स्किल, या एक अच्छा टीचर के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। या ऑप्शन सी में दिया गया है कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर, क्या वो उसको अच्छा टीचर कहेंगे जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात करेगा। या फिर ऑप्शन डी में की बात करें इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज, या फिर उसकी बात करेंगे जो लीडरशिप के लिए इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने सब्जेक्ट में जो होता है उसको महारत हासिल होती है, यानी वो जो होता है बहुत गहराई से अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखता है। ये एक गुड टीचर की क्वालिटीज होती है, खासियत होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि जो साउंड नॉलेज होती है किसकी, ये भी चीजें हैं फ्रेंड, आप अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहां पे सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जो साउंड नॉलेज है ऑफ सब्जेक्ट मैटर या कॉन्सेप्ट्स के क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी जो होती है, खासियत होती है, वो अपने सब्जेक्ट में एक गहराई से वो नॉलेज रखता है। और जो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किस पे, एक इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग डिपेंड्स, जो टीचिंग डिपेंड्स होती है उसके लिए ये इफेक्टिव होता है। और कहा गया कि विदाउट दिस, बिना इसके, यानी अगर किसी टीचर के पास, टीचर तो वो बन गया लेकिन उसको उसकी सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट है उसमें वो नॉलेज नहीं रखता है, तो क्या होगा कि सभी उसके पास और भी सारी स्किल्स हैं लेकिन वो इर्रिलेवेंट हो जाएंगी, और उसके अंदर जब ये कमी होगी नॉलेज की तो वो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंटली जो है जो भी एक्सप्लेन करना चाहेगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और विदाउट कॉन्फिडेंस क्या होता है, बड़ी मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को बताना या समझाना। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि एक गुड टीचर के अंदर जो क्वालिटीज होती है वो क्या क्या होती है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि जो अगर आप इमेजिन करें, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस, यानी आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे कहा गया कि आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप काम कर रहे हैं कहां, एजुकेशनल सिस्टम में। एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, आप वहां पे काम कर रहे हैं जहां पे वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस, जहां पे जो लोग हैं वो उनका जो दर्जा है, स्टेटस है, ओहदा है, वो एक लेवल का है, यानी सबका ओहदा उसमें बराबर है। तो वो किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी फ्रेंड्स, हमसे यही पूछा गया, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसके लिए सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी में दिया गया है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में दिया गया है कारपोरेट कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी में दिया गया है क्रॉस कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है जब हम इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, यानी सेम यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्यों होती है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे बात करें एक एग्जांपल के थ्रू। कहा गया कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होती है उसको लेटरल कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इंप्लॉयज के बीच, डिपार्टमेंट्स के बीच, या सेम यूनिट के बीच, जो सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, ये उनमें आपस में जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। यानी हमसे पूछा गया था इक्वल स्टेटस और सेम कम्युनिटी, आप दोनों का अगर मैच करें तो आपका यहां पे निकल के आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि एक सेम यूनिट है फ्रेंड्स, सबकी सेम यूनिट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन है, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है और सेल्स मैनेजर, सभी लोग मैनेजर हैं लेकिन सभी अपनी अपनी फील्ड में। तो ये इनका जो दर्जा है वो अपने मतलब इक्वल है और सेम लेवल पे ये काम करते हैं।
तो ये आपस में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इससे कर सकता है, ये इससे, जैसे कि एरो से यहाँ पे बताया गया है। आई होप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। कह रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी पॉइंट को आप गौर करें, क्या बताया गया, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था किसके लिए, कि जो स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए, किसका, एजुकेशन का, किसमें, इंडिया में पहली बार एजुकेशन का एक एजुकेशन पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों को द्वारा। वो क्या था, वो कौन सा था पहली बार जो बनाया गया था। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। वुड डिस्पैच जो था, ये जो बनाया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था स्प्रेडिंग करने के लिए एजुकेशन की इंडिया में। आइए वुड डिस्पैच क्या होता है इसके बारे में अगर फ्रेंड समझे, तो कहा गया कि वुड डिस्पैच कब आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में आया था। और ये किसने, कौन लाया था इसको, किसने प्रिपेयर किया था, चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था। नाम दिया था डिस्पैच ऑन एजुकेशनल सिस्टम, किसके लिए, इंडिया के लिए। और ये इट वॉज कंसीडर्ड, और ये कंसीडर किया गया था, ये माना गया था, मैग्ना कार्ट माना गया था इंग्लिश का। जो एजुकेशन इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको मैग्ना कार्ट माना गया था। और ये डॉक्यूमेंट था, पहली बार ये बनाया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था इतने बड़े लेवल पे इंडिया में एजुकेशन को फैलाने के लिए। आई होप ये क्या होता है वुड डिस्पैच आप इसको समझ गए होंगे, कब आया था, किसने बनाया था, ये इसको मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि फ्रेंड्स ये लॉजिकल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से ये सवाल पूछा गया है कि लौकिका रिफर्स टू, यानी लौकिका जो है वो रिफर्स करती है, संदर्भित करती है किससे, ऑर्डिनरी परसेप्शन से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन से, या जनरल परसेप्शन से, या ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। लौकिका जो है रिफर्स करता है किसको, ऑर्डिनरी परसेप्शन को। और फ्रेंड्स बताया गया परसेप्शन जो होती है वो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी होता है इसको लौकिका बोलते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इसको अलौकिक बोलते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।